Good morning, everyone. So, yeah, Good morning, sir. good morning. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. नाउ यूनिट 4 के जो 3 डायग्राम्स थे वो मैं वापस आज पोस्ट कर रहा हूँ. सो अगर किसी ने मिस किया है प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड कर लेना. ओके, मैंने पोस्ट किया है, देखो. So we have total this 3 diagrams. And today we supposed to start with unit 5 now. Okay, so I'll just share my screen. Also, sir, I've sent these pictures in the common group for all of the SY. हाँ, okay, ठीक है, thank you. Welcome. Okay, so we'll start with unit 5. Last time unit 4 हम लोगों ने complete किया था. So if you have any doubts you can ask me during this lecture या फिर next lecture. जब भी अगर आपका unit 4 अगर कुछ start होता है, पढ़ता है, if you have any doubts you can ask in between. So now I'll start with unit 5. As you can see in unit 5 we have first topic, that is process improvement. यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है ये. सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि एग्जिस्टिंग जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी SDLC आप यूज कर रहे हैं उसमें आप कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. सो दिस आर द टॉपिक्स. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट. हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो कम टाइम में बेटर क्वालिटी वाला मार्केट में जो स्टेबिलिटी लाए उनके कस्टमर्स को जो सेटिस्फाई कर सके वैसा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है. सो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि कोई एक प्रोसेस, जैसे आप देखो कि इफ यू आर स्टडिंग सम सब्जेक्ट, आप फर्स्ट टाइम अगर कोई एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. लेकिन जैसे जैसे बाकी के कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आते गए तो अभी कहीं ना कहीं कुछ कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है. ठीक है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में पढ़ो या पाइथन में पढ़ो या फिर PHP में पढ़ो या फिर ASP.NET पढ़ो, few of the concepts remains the same of class and objects, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रीवियसली आपने जो पढ़ा हुआ है वो नॉलेज है आपके पास, तो वो आप बेटर वे में इस बार पढ़ सकते हैं. एंड वी ऑल नो कि आप प्रैक्टिकली जितना याद रखेंगे उतना बेटर वे में याद रहेगा. सो वो क्या हो गया, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया कि फर्स्ट टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस समझने में जितना मेहनत लगा था हम लोगों को उतना सेकेंड टाइम नहीं लगेगा, और थर्ड टाइम तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा बिकॉज हम लोगों को सब कुछ पता है. और कोडिंग अगर मैंने C++ में किया था, जावा में किया था, तो फिर अब ASP.NET में खाली सिंटेक्स चेंज होगा बट द वे ऑफ राइटिंग द कोड रिमेन्स द सेम. सो क्या हो गया, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया, है ना. तो थर्ड टाइम आप जब अगर कोड लिखेंगे कोई भी लैंग्वेज में, अगर आप इनहेरिटेंस का ही कोड लिख रहे हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपका वो जो कोड होगा वो ज्यादा क्वालिटी वाला होगा विथ लेस एरर, और मिनिमम टाइम में आप एक क्वालिटी कोड बना सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोसेस इंप्रूवमेंट. सो हर एक सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं. प्रोसेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वे और स्टेप्स विच वी फॉलो टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोडक्ट. तो प्रोसेस का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ये हम लोग कैसे वे में यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग चेंजेस करेंगे, कहाँ पे हम लोग अपने स्टैंडर्ड पैटर्न बनाएंगे, वो सब पॉइंट्स पे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, जस्ट 1 मिनट. तो एज यू कैन सी कि हम लोग को क्या करना है, द मेन एम बिहाइंड द प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज टू develop a quality software with less cost
एंड एट अ फास्टर पेस। ये तीन चीज याद रखना है। बेटर सॉफ्टवेयर बनाना है, फास्ट बनाना है, कम कॉस्ट में बनाना है और बेटर क्वालिटी वाला बनाना है। सो इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है वो समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। और दूसरी बात, अभी आप देखो कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट में अगर आपका कोई प्रोसेस है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है या फिर आपका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो यूएस में भी सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है, यूके में भी करता है, ऑस्ट्रेलिया में भी करता है, और जो चाइना या फिर जो हम लोग का इंडिया है यहाँ पे भी कर रहा है। ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है जो विद इन कंट्री इंडिया में भी करता है, चाइना में भी कर रहा है। अब देखो दिस आर द डिफरेंट प्लेसेस, तो यहाँ का जो एथनिसिटी होगा वो एथनिसिटी अलग होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे लोगों का टेस्ट, कल्चर, वहां पे जो टेक्नोलॉजी उनको पसंद रहेंगे वो अलग रहेंगे। तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है इट ऑल्सो फोकस ऑन द एथनिसिटी ऑफ द प्लेस where we are going to implement that software or for which place we are going to develop this software। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिमेंबर। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट मींस अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ओके, अब वो प्रोसेस मतलब वो जो प्रोसेस आप यूज करेंगे दैट इज SDLC, ये आप जो यूज कर रहे हैं वो अभी आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, whether you are using for US based some for developing US based some software, UK based some software। तो वो कंट्री के जो उनके जो गवर्नमेंट होंगे और उनके जो टर्म्स कंडीशन या रूल्स रहेंगे उसके हिसाब से आपका प्रोसेस जो है उसमें ऑफ कोर्स चेंजेस आते ही है, और प्लस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे। So as we know that US, UK are way ahead compared to technology from India। ठीक है, सो अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो वो टाइम पे उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है ये कंपेयर करके हम लोग वो प्रोसेस में उनके लिए डेवलप करने वाला जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे या चेंजेस करेंगे, जिससे हम लोग वो प्रोसेस वहां पे आप जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करने वाले उसका क्वालिटी हम लोग इम्प्रूव कर पाए, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए और डेवलपमेंट टाइम हम लोग मिनिमम कर पाए। ठीक है, सो दिस आर द पॉइंट्स, याद रखना है आपको, यही पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट क्या है, प्रोसेस मैच्योरिटी अप्रोच रहता है। इसको आगे हम लोग 5 स्टेप्स में पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो प्रोसेस मैच्योरिटी, मैच्योर होने का मतलब क्या है, आप देखो आप स्कूल में थे, वहां से आप जूनियर कॉलेज में आए, वहां से आप डिग्री कॉलेज में आए, तो जो जो लेवल का बिहेवियर, जो नॉलेज आपका स्कूल में था वो आपका जूनियर कॉलेज में थोड़ा मैच्योर हो गया और डिग्री कॉलेज में आते आते और मैच्योर हो गया। ठीक है, तो आपका नॉलेज बढ़ गया, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आप का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बढ़ गया। तो अभी स्कूल लेवल पे जो आपके पास कुछ खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं थे या आप इजीली अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे, अभी आपके पास वो डिसीजन लेने का स्किल्स है ना। तो वो क्या हो गया, प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम लोग अपने आगे के जो प्रोसेसेस है उसको और बेटर बनाते जाते हैं। तो अगर आप कोई कंपनी में अगर ज्वाइन होते हो एज अ फ्रेशर, आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया है, लेकिन आप जब वहां पे 6 मंथ्स काम करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने लगेगा। देन आप 1 साल 2 साल काम करेंगे तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, मतलब यू आर एट अ प्रो लेवल नाउ, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि ओके वहां वेयर वी कैन मेक सम इम्प्रूवमेंट्स और whether we can follow the same process for which type of a software। आपके पास अभी वो एक्सपीरियंस है, सो आप खुद को और अपने वे ऑफ वर्किंग को मैच्योर करेंगे। सो आप फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे जैसे आप वर्क कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, 2 साल के बाद वो सेम अप्रोच नहीं रहेगा, 2 साल के बाद में आपके प्रोसेस में मैच्योरिटी आ गया रहेगा, एक्सपर्टीज आ गया रहेगा, बस वही है। तो प्रोसेस मैच्योरिटी अप्रोच फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द प्रोसेस, जिससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो और एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग ऐड कर पाए। अब कभी कभी हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अजाइल अप्रोच फॉलो करता है, और अजाइल अप्रोच के अंदर भी समटाइम्स वी रिकमेंड इटरेटिव अप्रोच। इटरेटिव छोटे छोटे इटरेशंस में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और उसका मेन पर्पस क्या है, सो दैट चेंजिंग कस्टमर नीड्स या रिक्वायरमेंट्स जो है उसको आप बहुत इजीली टैकल कर सके। तो अगर मैं इटरेटिव फर्स्ट इटरेशन पे वर्क कर रहा हूँ
और यूजर के साइड से कुछ रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुए तो वो सेकेंड इटरेशन में मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, बराबर है। अब इटरेटिव अप्रोच जो आपका होता है, इटरेटिव डेवलपमेंट जो होता है आपका, वो दो टाइप का होता है। एक जहां पे हम लोग मल्टीपल इटरेशंस यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इटरेशंस ऑफ waterfall, and second में we are using multiple iterations of V model. if you remember हम लोगों ने V model पढ़ा हुआ है। V model का मतलब क्या होता है? V model मतलब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन मॉडल में we talk about SDLC और वेरिफिकेशन में we talk about STLC, टेस्टिंग। यहाँ पे हम लोग का मेन फोकस किस पर रहेगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, एनालिसिस, वो सब आएगा। कोडिंग के साथ में ही आप कहाँ पे जाते हैं? टेस्टिंग लाइफ साइकिल पे जाता है, बराबर है। तो ये वी मॉडल है। सो वी माइट बी हैविंग मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वी मॉडल और वी माइट बी हैविंग मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन आवर चॉइस एंड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर वर्किंग विद। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या बोला है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स अजाइल मेथड क्या है? रैपिड डिलीवरी होना चाहिए। रैपिड डिलीवरी मतलब रैपिड डेवलपमेंट होगा तभी तो रैपिड डिलीवरी होगा, जो भी फंक्शनलिटी आ रहा है। तो अगर मुझे 10 फंक्शन मिल गए, अब देखो इटरेटिव मॉडल का मतलब ही ये है कि हम लोग के पास सारे रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं है। मुझे रिक्वायरमेंट्स जो आ रहे हैं वो पार्ट्स में आ रहे हैं और वो पार्ट्स को मैं वन बाय वन डेवलप करके दूंगा छोटे छोटे इटरेशंस के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस बता रहे हैं। मतलब जैसे ही अगर क्लाइंट साइड से रिक्वायरमेंट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो ये वाला इटरेशन कंप्लीट करने के बाद में इमीडिएट जो भी नेक्स्ट इटरेशन होगा उसके अंदर ये जो चेंजेस आए हैं क्लाइंट के साइड से वो मैं ऐड कर दूंगा वहां पे। सो वी कैन इजीली टैकल द सिचुएशन व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर कीप ऑन चेंजिंग और द स्टेबिलिटी ऑफ अ रिक्वायरमेंट इज मिसिंग। तो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, अब देखो सिंपल है, कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि अगर आपका प्रोसेस अगर करेक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाला ही होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव सम प्रोसेस व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम द ISO साइड फॉर डेवलपिंग सम और द अदर टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो अगर मुझे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ISO सर्टिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो उसने दिए हुए जो स्टेप्स है वो फॉलो करके मैं एक प्रोडक्ट या एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो इफ आई फॉलोड द स्टेप्स और अ प्रोसेस प्रॉपरली तो जो फाइनल आउटपुट या प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई होगा। सो द प्रोसेस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर क्लोजली रिलेटेड। अगर प्रोसेस करेक्ट है तो प्रोडक्ट करेक्ट ही होगा। प्रोसेस में अगर आपने क्वालिटी में ध्यान में रखा हुआ है तो वो सेम इनहेरिट होगा इन प्रोडक्ट क्वालिटी। सो यहाँ पे वही बोला है। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अगर प्रोसेस को हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं तो उसका इंटर्न बेनिफिट्स किसको होंगे? प्रोडक्ट क्वालिटी को, बराबर है। तो अ गुड प्रोसेस इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड प्रोडक्ट, बराबर है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोसेस इज द प्रिंसिपल क्वालिटी डिटर्मिनेंट। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोसेस इज द प्रिंसिपल क्वालिटी, मतलब आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, ये एक प्रिंसिपल फैक्टर है। तो आपका प्रोसेस जो है डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब आपने जो स्टेप्स फॉलो किए फॉर द डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो आप बोल नहीं सकते कि आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला होगा। सो फॉर डिजाइन बेस्ड एक्टिविटी अदर फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व, द कैपेबिलिटी ऑफ द डिजाइनर एंड एक्सेट्रा। So यहाँ पे if you notice we have this 4 points provided here। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, देन आप जो लोगों को ये डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, जैसे इफ आई एम यूजिंग क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब ये टेक्नोलॉजी है मेरे, ये टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए जो लोग हैं इनको आपको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा। तो अगर उनका ट्रेनिंग प्रॉपर है, आपने उनको प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें आना चाहिए कि हाँ हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बना सकते हैं। इफ पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्लस जो लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा टेक्नोलॉजी है? AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड है। आपने डेवलपर्स, डिजाइनर्स को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके साथ में भी सपोज टू मेंटेन द कॉस्ट, बजट, टाइम एंड शेड्यूल। मतलब मेरे पास कॉस्ट है 10 लाख का, मेरे पास टाइम है 6 मंथ्स का, एंड शेड्यूल जो है इसमें मैं बताऊंगा कि फॉर फर्स्ट मंथ उसके जो 4 वीक है, वीक 1, ये वीक 1 में कौन से डे पे, डे 1, डे 2, डे 3 अप टू डे 6 हु इज गोइंग टू वर्क,
like ABC is going to work on day 1 to fulfill function 1, then XYZ going to work on day 6 to fulfill function 2. ये वे में आपका शेड्यूल बनेगा, टाइम टेबल बनेगा, एंड उससे हम लोग को पता चलेगा आपका प्रोसेस क्वालिटी क्या रहेगा. बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वालिटी फैक्टर्स. अब देखो छोटे प्रोजेक्ट में छोटे प्रोजेक्ट को आप 10 बार टेस्ट कर सकते हैं, 50 बार टेस्ट कर सकते हैं, है ना. और वहां पे जो डेवलपर्स रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे, मैक्सिमम 5-10 डेवलपर्स रहेंगे. लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा होते जाएगा, सपोज यहाँ पे अभी 50 या 100 डेवलपर्स है, तो वो टाइम पे एवरेज कैपेबिलिटी मेजर करना ये जरूरी है. आप बेस्ट क्वालिटी मेजर करेंगे वो मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एवरेज लेवल का क्वालिटी अगर आपने डेवलप किए हुए चीजों में अगर आ रहा है, दैट्स इट, डिप्लॉय इट या सेंड इट फॉर द फाइनल रिव्यू प्रोसेस. सो अगर आप देखेंगे स्मॉल प्रोजेक्ट में डेवलपर इज द मेन डिटर्मिनेंट, मतलब डेवलपर कितना बेटर काम करता है इससे हम लोग को पता चलेगा. लेकिन बड़े प्रोजेक्ट जो रहते हैं वहां पे अभी एक सेम डेवलपर नहीं है, वहां पे मल्टीपल टीम्स है जो अलग अलग कंट्रीज से काम कर सकते हैं, डेटाबेस टीम जो अलग काम कर रहा है. तो वो टाइम पे वी कैन नॉट से जस्ट कि अगर डेवलपर अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉपर रहेगा. नहीं, आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना है और हर किसी को बोलना है कि ये मिनिमम लेवल है, इतना अगर अचीव होता है तो आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दो. सो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्या है उसमें, स्मॉल प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये अलग वे में काम करेगा, बड़े प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा. सो इफ एन अनरियलिस्टिक शेड्यूल, जैसे अगर 6 महीना लगने वाला है लेकिन कोई किसी ने प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए क्या किया, जो कमिटमेंट है वो 4 मंथ्स का करके आया, तो अब आप देखो कि कोई एक प्रोजेक्ट जहाँ पे 6 मंथ्स लगने वाला है और आप कमिटमेंट 4 मंथ्स का करके आ रहे हैं, और प्लस इसमें भी अगर मुझे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब 4 मंथ्स में ये कहीं पे भी पॉसिबल ही नहीं है, और अगर 4 मंथ्स में मैं कैसे भी ट्राई भी करूंगा तो उसमें क्वालिटी जो है दैट क्वालिटी विल सफर. सिंपल. देन उसके आगे क्या बोला है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में सेम पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. देयर इज नो सच थिंग एज आइडल और स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस. हर किसी का अपना एक कस्टमाइज वे रहता है. मैं अगर आपको अगर 2 साल अगर हम लोग अगर 2 साल अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में रहेंगे तो हम लोगों का डेवलपमेंट अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर डेवलपर. हो सकता है ये बराबर है, हर किसी के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होता है वो अलग होता है. तो इसी के लिए अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला हुआ है कि ये XYZ टाइप का, जैसे अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर बनाना है देन दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस. ऐसा किसी ने बोला हुआ नहीं है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है. हम लोग अपने कस्टमाइज डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं by combining 1 or 2 SDLCs or sometimes even 3. हम लोग अपना एक हाइब्रिड SDLC बनाएंगे, हाइब्रिड SDLC which going to be combination of sometimes like iterative model plus spiral plus incremental, ऐसे किसी का भी combination हो सकता है. So you will rarely be successful in introducing the process improvement if you simply attempt to change the process to one that is used elsewhere. मतलब कोई दूसरा कंपनी अगर कोई एक सक्सेसफुल वे में प्रोजेक्ट बना रहा है, वो देख के उसका प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग सभी सक्सेस होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है. जैसे एग्जाम में हर एक स्टूडेंट अलग अलग वे में पढ़ता है, कोई एक स्टूडेंट एक हफ्ते पहले पढ़ के सब खत्म कर सकता है, कोई स्टार्ट से मेहनत करता है, किसी का अप्रोच लिख के याद रखना रहता है, किसी का सिर्फ पढ़ के याद रखता है, कोई सोते सोते पढ़ता है. सो हर किसी का वे ऑफ अप्रोच अलग रहता है, तो आपका भी वे ऑफ अप्रोच अलग रहेगा. सो अगर कोई दूसरा सक्सेसफुली कोई एक पैटर्न या प्रोसेस फॉलो करके अगर अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है. आपको अगर कोई एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगर बनाना है देन वी सपोज टू इम्प्लीमेंट आवर ओन SDLC अप्रोच बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, कि हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस की है और उसके हिसाब से हम लोग कौन सा बेस्ट प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. सो ईच कंपनी हैज इट्स ओन डेवलपमेंट प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, बैकग्राउंड एंड द स्किल्स ऑफ देयर डेवलपर्स, है ना, डेवलपर और स्टाफ, और उसके बेस के ऊपर और कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, ये सब कंसिडर करके आपको करना है. बिकॉज आप देखो कि वी हैव सम अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है,
अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है वो सपोज एंड्रॉइड एप्स बना रहा है और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं वेबसाइट्स पे। सो आप देखो ये दो प्रोसेस जो है ये टोटली अलग है। सो द अप्रोच or the process which I follow to develop a mobile app is different from the process which I supposed to follow to develop a website. और उसमें भी if I am developing a website which is cloud supportable, again प्रोसेस अलग रहेगा। सो आप कौन से टाइप का वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें आप जावा यूज कर रहे हैं, पीएचपी यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपका अप्रोच जो है वो चेंज होगा। सो ऑलवेज हम लोगों को अपना खुद का अप्रोच बनाना जरूरी है। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वी हैव प्रोसेस एट्रीब्यूट, इंप्रूवमेंट एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस दैट यू वांट टू इंप्रूव। पूरा प्रोसेस आप चेंज करेंगे ये जरूरी नहीं है, और चेंज करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कोई एक प्रोसेस में अपडेट करके आप बेटर फास्ट वे में कर सकते हैं तो करेंगे। हम लोगों ने सीखा मतलब अप्लाई करना ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ओल्डर प्रोसेस इज वर्किंग फाइन, लेट इट बी, डोंट मेक एनी चेंजेस। लेकिन अगर कहीं पे अगर आपको लगता है तो वो सिर्फ वो पार्ट में हम लोग चेंज करेंगे, पूरा प्रोसेस, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे लगता है कि डिजाइन में कहीं ना कहीं हम लोग को इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। कोडिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दैट पार्ट रिमेन्स द सेम। सो योर गोल माइट बी टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। एट दी एंड आप प्रोसेस इंप्रूव क्यों करते हैं, सो दैट बेटर क्वालिटी वाला विथ लेस एरर या मिनिमम डिफेक्ट्स हम लोग को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सके। सो आपको अगर एक न्यू प्रोसेस अगर इंट्रोड्यूस करना है तो वो टाइम पे वी हैव टू आल्सो एक्टिविटीज दैट चेंज द वे सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड। सो न्यू प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा, डेवलपमेंट प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, टेस्टिंग प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, या इट माइट पॉसिबल डेवलपमेंट प्रोसेस रिमेन सेम, टेस्टिंग प्रोसेस हैज चेंज्ड, या वाइस वर्सा। So you may be interested in improving some attribute of the process itself, such as development time, and you have to decide which process attributes are the most important for your company. उसके हिसाब से improvements लाएंगे। So प्रोसेस एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। मतलब जो वर्क करने वाले हैं उनको तो समझ में आना चाहिए कि आप क्या प्रोसेस की बात कर रहे हैं और ये कैसे वर्कआउट होगा। डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट। अगर मैं 4-5 साल से कोई एक प्रोसेस फॉलो करके डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अब आप सडनली नया प्रोसेस लेके आए तो मेरा डेवलपमेंट का जो आउटपुट है या थ्रूपुट है या एवरेज है वो भी कम हो गया और उसके साथ में ज्यादा एरर्स भी आने लगे। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करना है जो लोगों को समझ में आए, जिनको जो उनके पे वर्क करने वाले। प्लस स्टैंडर्डाइज करो। ऐसा नहीं है कि आपको रात को उठ के सपना है कि हाँ ये वे में बेटर हो सकता है तो दूसरे दिन आके मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। वो एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डेवलप करना है जो ट्रायल एंड एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर होगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ ये हम लोग के लिए सूटेबल हो सकता है। फिर हम लोग एक्सपर्ट से कंसर्न करने के बाद में कहीं पे इंप्रूवमेंट लाएंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे नहीं होगा, टीम अप्रोच होगा यहाँ पे। विजिबिलिटी, डू द प्रोसेस एक्टिविटी कल्मिनेट इन अ क्लियर रिजल्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग देखेंगे कि भाई चलो ये ट्राई करते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आता है समझते हैं। ऐसा नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट हम लोग को पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन मैच कि ओके एक्चुअल रिजल्ट हम लोग का ये आया और फाइनल रिजल्ट क्या था। मेजरेबल मतलब अगर पुराना ही हम लोग का प्रोसेस या अप्रोच फॉलो करता था तो मेरा कितना टाइम जा रहा था, और अभी नया प्रोसेस फॉलो करके मुझे कितने नए डेवलपर्स हायर करने पड़े हैं, कितना मुझे ट्रेनिंग देना पड़ा है मेरे स्टाफ को, और प्लस कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ है मेरा। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखो आप टीवाई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बराबर है। अब हम लोग का सबसे मेन टास्क क्या रहता है कि भाई मैं प्रोजेक्ट जो है वो पीएचपी में करूँ, जावा यूज करूँ जो हम लोगों ने एसवाई में सिखाया है, टीवाई में भी आएगा, या फिर मैं ASP.NET यूज करूँ क्योंकि सीनियर्स बोल रहे थे कि भाई ASP.NET में डेवलपमेंट करना सिंपल होता है, या फिर मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करूँ जो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो अब सपोर्टेबिलिटी का मतलब है, मैं अगर ASP.NET में अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने ASP.NET में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो वो पास्ट प्रोजेक्ट में से कुछ कोड यूज करके मैं अपना प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, उनका हेल्प ले सकता हूँ। कहीं पे अगर एरर या कुछ है वो मुझे हेल्प भी कर सकता है। या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे
पोर्टल्स अवेलेबल है जहां से मैं अपना एरर सॉल्व कर सकता हूं। ये सपोर्टेबिलिटी का मतलब होता है। तो जो टेक्नोलॉजी मैं यूज करूंगा उसके लिए मेरे पास ऑनलाइन सपोर्ट, एक्सपर्ट का सपोर्ट कितना अवेलेबल है, ये देख के हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। ये तो सिंपल है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि आप जो भी प्रोसेस बोलेंगे ये सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब जो डेवलपर्स है वो भी एक्सपीरियंस डेवलपर्स है, बराबर है। तो अगर वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर किया हुआ है, उनको भी पता है, तो उनके क्या व्यू पॉइंट्स है आप वो भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो प्रोसेस में चेंजेस या इंप्रूवमेंट कर रहे हो इसकी वजह से पहले जो ये काम 30 मिनट्स में कर रहे थे नाउ इट टेकिंग 1 आवर, डायरेक्ट टाइम डबल हो गया। सो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना। तो आप सिंपल प्रोसेस रखो। अगर कोई एक चीज ओल्डर प्रोसेस से ही हम लोग सिंपल वे में कर सकते हैं तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। या फिर आप जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं वो सेम चीज कोई और सिंपल वे में भी हो सकता है, तो वो फाइन करो ना, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द रिलायबिलिटी। anyone any doubt? Okay, so we have reliability. Reliability का, हाँ, तो reliability का मतलब क्या रहेगा कि we are talking about minimum errors, minimum errors। और उसके साथ में क्या होगा, अगर failures अगर आते हैं तो faster recovery। ये 2 पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। मिनिमम एरर या मिनिमम फेलियर एंड फास्टेस्ट रिकवरी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिलायबिलिटी। तो अब रिलायबिलिटी में भी यही बोला है, प्रोसेस एरर्स आर अवॉइडेड, जिससे आपका फाइनली क्लाइंट एंड पे जाके डिप्लॉय जब करेंगे तो वो टाइम पे भी जो डिफेक्ट्स है वो मिनिमम आए, है ना। रॉबस्टनेस, अब रॉबस्टनेस जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। रॉबस्टनेस का मतलब होता है कोई एक ऐसा एरर जो आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। कोई एक वेरी अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया जो आपने सोचा ही नहीं था। जैसे आप देखो सडनली लॉकडाउन आ गया, किसी ने नहीं सोचा था, नो वन हैज प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सो अभी क्या हो गया, धीरे धीरे वी आर प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सो नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर सिचुएशन आता है वी आर वेल प्लान, वी हैव वी हैव ऑल द टूल्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल सो दैट वी कैन कंटिन्यू वर्किंग द वे वी आर डूइंग राइट नाउ। तो फर्स्ट टाइम जितना प्रॉब्लम आया था उतना आपको नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में जब प्रॉब्लम आया सो नो वन वे अवेयर कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस सिचुएशन। कॉलेजेस बंद हो गए बहुत टाइम तक, कैसे प्रोसेस चलेंगे कोई आइडिया नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम अगर लेना है तो कैसे लेंगे, कैसे रिजल्ट जनरेट होंगे, क्या पैटर्न होना चाहिए, कुछ पता नहीं है। बट धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रायल एरर करके क्या किया, चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया। सो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल है कि रॉबस्टनेस मतलब फ्यूचर में ऐसे या इससे भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकता है, तो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल सच सिचुएशन, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स रेडी नाउ। सेम वे मेंटेनेबिलिटी 4 टाइप रहेंगे, करेक्टिव, अडेप्टिव, बराबर है। करेक्टिव मतलब करेक्ट दी एरर्स, अडेप्टिव मतलब टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन, न्यू टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन। परफेक्टिव मतलब कोई एक प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव करो, बेटर बनाओ, बराबर है। कोई एक फंक्शन जो काम कर रहा है उसको परफेक्ट बनाओ। प्रिवेंटिव मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट एनी फेलियर और एनी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। देन रैपिडिटी, सिंपल है, नाम पे से पता चल रहा है, डिलीवरिंग द समथिंग एट अ फास्टर पेस। सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के स्टेजेस कौन से आपके, प्रोसेस मेजरमेंट है, एट्रीब्यूट्स of the current process are measured, there are a baseline for assessing the improvements कि मिनिमम ये लेवल का क्वालिटी तो अचीव होना चाहिए कोई भी आप प्रोसेस फॉलो करो। लाइक सपोज आई से कि पर यूनिट वी शुड नॉट हैव मोर देन 5 एरर्स, दिस इज द बेसलाइन। सो जो भी आपका सॉफ्टवेयर का कोई भी एक पार्ट है उसमें अगर 5 से ज्यादा एरर नहीं आ रहा है, मिनिमम 5 एरर होने चाहिए, उससे कम रहेंगे वो बेटर रहेगा। तो अगर 5 या उससे कम एरर आ रहा है कोई एक इम्प्रूव प्रोसेस फॉलो करके, दैट मीन्स कि आपने जो प्रोसेस बताया वो बेटर है। प्रोसेस एनालिसिस, करंट प्रोसेस को हम लोग चेक करेंगे और उसके वीकनेसेस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, रिसोर्स ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। या जब मैं अगर क्लाउड बेस्ड कुछ एप्लीकेशन डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रोसेस जो है वो सूटेबल नहीं है या मेरा डेवलपमेंट को ज्यादा लेंथी बना रहा है, तब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। प्रोसेस चेंजेस टू द प्रोसेसेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एनालिसिस आर इंट्रोड्यूस्ड हियर।
सिंपल है। नेक्स्ट वही सेम चीज दिया है, मेजर, एनालाइज एंड इम्प्रूव। मेजर, वापस कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एनालाइज करो मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, है ना, और उसके बाद में इंप्रूवमेंट लाएंगे। सो प्रोसेस मेजरमेंट क्या बोला यहाँ पे, whatever possible quantitative process data should be collected. However, where organization do not have clearly defined the process standards, now this is very difficult as you don't know what to measure. बराबर है, जब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के कोई प्रोसेस स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि वो स्टार्टअप है, याद रखो, अगर स्टार्टअप है या अभी नया नया 2-3 साल बना हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन को बन के, तो उनके कोई प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं रहेंगे। तो अगर उनके कोई प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं है, प्रोसेस स्टैंडर्ड किनके होते हैं, एमएनसी कंपनीज पे होते हैं, ठीक है, या कोई एक कंपनी जो 5 या 6 साल पुराना है ना, इनके पास अपने खुद के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड बने रहते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी 10 साल पुराना अगर है, तो इनके पास तो बहुत कॉन्क्रीट अपने खुद के प्रोसेस स्टैंडर्ड रहेंगे। तो जब अगर मैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट करूंगा, तो वहां पे मेजरमेंट में मुझे हेल्प होगा कि पहले के हम लोग के स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या थे, और इंप्रूवमेंट के बाद के जो हम लोग के प्रोसेस है, ये दोनों में हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं बहुत क्लियरली। तो हम लोग को पता चलेगा विच वन इज मोर बेटर, या जो इंप्रूवमेंट की है वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो प्रोसेस मेजरमेंट शुड बी यूज्ड टू असेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एज वेल। So, but this is not mean that the measurement should drive the improvements. The improvement driver should be the organizational objective. ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मेन टास्क क्या है, टू और ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव है सपोज कि टू स्टे इन द कंपटीशन, कि अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करो, बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करो। तो वो एट द एंड कहीं ना कहीं अचीव होने चाहिए। अगर वो क्लियरली अगर अचीव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी आर फेलिंग ऑन आवर टास्क सम और द अदर वे। प्रोसेस मैट्रिक्स सिंपल है। प्रोसेस मैट्रिक्स में टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस एक्टिविटी टू कंप्लीट इट, लाइक कैलेंडर टाइम और एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब 10 डेवलपर 3 दिन 4 दिन 10 दिन काम कर रहे थे, दोज आर द एफर्ट्स, बराबर है। कैलेंडर टाइम मतलब मैंने बोला है कि वी सपोज टू फिनिश दिस सॉफ्टवेयर विद इन अप्रैल मंथ एंड तक, तो वो आएगा। देन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस और एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल टोटल एफर्ट्स इन पर्सन्स डे, है ना। देन नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट, लाइक नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आप डिस्कवर कर पा रहे हैं, या कितने कम डिफेक्ट्स अभी डिस्कवर हो रहे हैं कंपेयर टू द ओल्डर प्रोसेस जब हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो ये वाले आपके पॉइंट्स रहेंगे। गोल एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गोल्स मतलब हम लोग को पता है, जैसे हम लोग का हर किसी का कोई ना कोई एक गोल रहता है, सो ऐसे ही कंपनी के भी अपने गोल रहेंगे। तो अगर कोई एक सॉफ्टवेयर जो है, ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू अचीव देयर गोल ऑब्जेक्टिव, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग किसी का अगर ऐसा गोल है कि ओके जो फाइनल ईयर है इसमें मुझे टॉप करना है, एसवाई में अगर मुझे टॉप करना है, सो वील फॉलो सम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की। ओके लास्ट टाइम मैंने रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया था, या एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया था, तो दिस टाइम आई विल बी फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस वेरी एफिशिएंटली। ओके, एंड बाय द वे वन मोर थिंग, जस्ट मुझे आपको जो बताना था, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो वो टाइम पे आई मेंशन कि ओके कौन से टॉपिक्स जो है उस पर आपके कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेक श्योर कि आप ऑनलाइन जाके जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो देखो, सो दैट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं उसका आइडिया मिलेगा। सो यू माइट बी गेटिंग सिमिलर टाइप ऑफ एमसीक्यूज, दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर यू। सो जस्ट गो एंड गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीक्यूज या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट एमसीक्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ गूगल करो, आपको मल्टीपल एमसीक्यूज मिलेंगे। ट्राई टू स्टडी दोज एमसीक्यूज, तो आपको बेटर पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है, कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड अबाउट फॉर एग्जाम। ठीक है, वैसे सारे मैं ये नोट्स में से ही करूंगा ऐसे जरूरी नहीं है, समटाइम्स आई टू टेक द हेल्प ऑफ सच ऑनलाइन फोरम, तो आपको वहां से ऐसे हेल्प मिल सकता है। देन क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चन अबाउट एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोल्स, यू नीड प्रोसेस नॉलेज टू ड्राइव दिस। मैट्रिक्स मेजरमेंट, सो जो भी हम लोगों ने इंप्रूवमेंट किए उसके क्वेश्चन आंसर्स का फाइनल, क्वेश्चन आंसर्स मतलब हम लोग फीडबैक लेंगे, और फाइनली उसका रिव्यू आपका क्या है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, दैट इज द प्रोसेस मेजरमेंट। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो GQM है, जो हम लोगों ने प्रीवियस देखा यहाँ पे, दैट इज गोल क्वेश्चन मैट्रिक्स पैराडिग्राम जो है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, द goal question and matrix paradigm is used in the process improvement, है ना। it helps answer 3 critical question,
क्रिटिकल कौन सा है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है और जरूरी है भी या नहीं. देन डू वी नीड टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड असेस इंप्रूवमेंट्स, ये भी देखना है कि अगर मैंने यहाँ पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट की है तो वो मुझे कितना बेनिफिशियल लग रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस approaches which we are following. What process and product measurements are required to provide this information? Basic questions है. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे same thing is provided here. We have this goal. These are the questions और ये questions के आंसर से are we able to measure the final output कि हाँ ये questions के आंसर से मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे ये process improvement की जरूरत है. This is the measurement जहाँ पे मैंने बोला कि ओके 20% इम्प्रूवमेंट हुआ इन द ओवरऑल आउटपुट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. तो ये वे में हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को लिंक करेंगे फॉर मेजरिंग द मल्टीपल थिंग्स. लाइक इफ आई एम वी हैव 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाई डू वी नीड टू इंक्लूड क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोबाइल सपोर्ट. सो उससे मैंने मेजर क्या किया, अवेलेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड, बराबर है, क्लाइंट ट्रैफिक जो है वो इम्प्रूव हो गया. सो ये हम लोगों ने मेजर किया है यहाँ पे, दैट इज द मेजरमेंट पॉइंट. सो प्रोसेस एनालिसिस क्या बोला है, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, सबसे पहले उसको समझो और उसके बाद आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस और उसके जो पार्ट्स है उनके रिलेशंस क्या है वो समझेंगे और देन ओनली वी कैन कंपेयर इट विद सम अदर प्रोसेस जहां पे आपने इम्प्रूव्ड प्रोसेस लेके आए. तो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही अगर आपको प्रॉपरली पता नहीं है तो नए प्रोसेस में क्या चेंजेस है, क्या इंप्रूवमेंट है और वो कैसे बेनिफिशियल होगा वो तो समझेगा ही नहीं. तो प्रोसेस एनालिसिस एंड प्रोसेस मेजरमेंट्स आर इंटरट्वाइंड, मतलब दोनों आपस में हैंड टू हैंड चलता है. सो यू नीड टू कैरी आउट सम एनालिसिस टू नो व्हाट टू मेजर. व्हेन मेकिंग मेजरमेंट्स you inevitably develop a deeper understanding of the process being measured. Then objective क्या है, to understand the activity involved in the process and relation between these activities, to understand the relation between the process activities and measurement that have been made here. Then next क्या बोला है, to relate the specific process or processes that you are analyzing to comparable processes. बस वही है कि existing process को समझो, activities को समझो और उसके हिसाब से आप कौन से activities नए process में add करने वाले हैं और उनके बीच में relation क्या होगा. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने टेस्टिंग के लिए कोई एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल अगर यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, तो उसके बीच में और फाइनल डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, कैसे मेरा डेवलपमेंट आउटपुट जो है वो बढ़ सकता है. सो मैं बोलूंगा कि हम लोग जब ऐसे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज करेंगे तो आपके डेवलपमेंट में कुछ अगर एरर्स रह गए रहेंगे जो हम लोग मैनुअल टेस्टिंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल या मतलब वी यूज अ सॉफ्टवेयर टू टेस्ट आर सॉफ्टवेयर, वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट आर सॉफ्टवेयर, बराबर है. तो वो आपको इनबिल्ट कुछ लूपहोल्स, बग्स, कुछ एरर, डिफेक्ट्स रहेंगे वो आइडेंटिफाई करके देता है, विच माइट लीड टू फेलियर ऑन द क्लाइंट एंड. सो इसके लिए ये हम लोगों को जरूरी है, तो ये हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन प्रोसेस एनालिसिस टेक्निक में हम लोग क्या बोल रहे हैं, a published process model and process standard, it is always best to start the process analysis with the existing model. People then may extend our changes to this. and questionnaire होगा, questionnaire मतलब हम लोगों ने set of question बनाए रहेंगे और ये question जो है वो हम लोग इंटरव्यू में पूछेंगे. so जिससे हम लोग को पता चलेगा whoever are participating here in this changes, उनका इंटरव्यू लेके हम लोग को पता चलेगा कि ये प्रोसेस जो है वो उनको हेल्पफुल लग रहा है कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट या दे फाइंड इट द ओल्डर वन वाज बेटर कंपेयर टू द न्यूअर वन. सेम वे एथनोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको बोला कि इन इंडिया इफ पीपल थिंक कि ओके जावा इज बेटर कंपेयर टू सम अदर लैंग्वेज, या फिर इफ आई से कि मोस्ट ऑफ पीपल आर यूजिंग मोस्ट ऑफ पीपल आर यूजिंग विंडोज हियर, तो अगर मैं डेवलपमेंट अगर कुछ कर रहा हूं तो अगर मैं ASP.NET से करूंगा तो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो एप्लीकेशन बेटर वे में काम करेंगे. सो ये एथनोग्राफी एनालिसिस से मैंने देखा कि ASP.NET इज सपोज मोर सूटेबल फॉर इंडिया, जस्ट अ एग्जांपल. ओके, सो वो वे में हम लोग यहाँ पे चीजें समझेंगे. देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे वही दिया है कि अडॉप्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कुछ एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो न्यू प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है हम लोग अडॉप्ट करेंगे और अपने स्टैंडर्ड जो रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया है वो पॉलिसीज के अंदर हम लोग इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे.
देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिसेस क्या है ये भी आपको समझने की जरूरत है. एज नो गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रैक्टिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस. ये एक्सपीरियंस से आता है. ठीक है, मैं आपको एक सब्जेक्ट सिखाता हूँ जहाँ पे मैं आपको अगर प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ. अब 10 प्रैक्टिकल या 20 प्रैक्टिकल सीख के कोई एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीखता है, उसके लिए प्रोजेक्ट खुद से बनाना पड़ता है. और वो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे आपने क्या सीखा है, आपका अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से अलग होगा. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अपने खुद के क्या प्रैक्टिसेस है, जब वो अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो चीजों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर डिफाइन होगा. अब देखो कि कोई एक ही सॉफ्टवेयर में एक ही कुछ लॉजिक जो है वो मल्टीपल वेज में लिखा जा सकता है ना. जैसे एक मैथ्स का प्रॉब्लम हम लोग मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही कोई एक कोई प्रॉब्लम है उसके लिए 3 अलग अलग प्रोग्राम लॉजिक भी बन सकते हैं. सो आप क्या इंजीनियरिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, आप पुराने कुछ चीज़ों पे करेक्टिव मैकेनिज्म कैसे अप्लाई करेंगे, देन प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कैसे अप्लाई करेंगे, बराबर है, या आप कोई चीज को और कैसे परफेक्ट बनाने के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियर टू इंजीनियर. सो ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ कंडीशंस हो सकते हैं. वी हैव कंस्ट्रेंट्स मींस कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के क्या कंडीशंस है, और आप अगर कोई प्रोसेस इंप्रूव करेंगे या वो प्रोसेस कैसा परफॉर्म करेगा, ये बहुत ज्यादा लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन सपोज आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे रहा है to use any third party software within our organization so that it might compromise with the security of our organization or the software which you are developing और द सॉफ्टवेयर विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन. तो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं. सो क्या होगा, अभी हर एक चीज आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. जो आप सोच रहे थे कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके करेंगे, तो अभी इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि अभी आपको मैन्युअली काम करना है जो पहले आपको नहीं करना था. तो अभी आपका प्रोसेस जो है वो पहले से ज्यादा स्लो चलेगा, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन के अगर उनके खुद के कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फॉलो करते हुए, जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई यूज नहीं करेंगे, जो भी कुछ होगा वो हम लोगों के खुद के डेवलपमेंट्स होंगे. तो आप थर्ड पार्टी एपीआई यूज नहीं कर रहे, मतलब आपको बहुत ज्यादा चीजें खुद से डेवलप करने हैं. और सेकेंड थिंग कि आपको वो थर्ड पार्टी एपीआई जो है ना वो क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा था. अभी आप जब खुद से डेवलप करेंगे तो आपका टेस्टिंग में भी उतना टाइम जाएगा. तो वो भी फैक्टर्स पे आपको यहाँ पे फोकस करना है. नेक्स्ट थिंग, कितना स्मूथ कम्युनिकेशन हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन, लर्निंग एंड टूल सपोर्ट कितना है. जैसे मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी टूल सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा टूल्स बिकॉज वो एक्स्ट्रा टूल्स के लाइसेंस आपको खरीदने पड़ता है. जैसे कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स जो आता है ना, दे मंथली चार्ज $300 या $375. अब देखो कि ये $375 मैं पे करके मुझे यहाँ पे लोड टेस्टिंग होगा, लोड टेस्टिंग आई कैन अचीव, सिर्फ इसका ही इतना प्राइस है मेरा. तो उसके साथ में बाकी के जो टेस्टिंग करना है तो उसके लिए वापस कोई दूसरे टूल्स लगेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट है क्या कि ये अलग अलग टूल्स आपको प्रोवाइड कर सके जिससे आपका काम फास्ट हो सके. लेकिन काम फास्ट होने के साथ में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा यहाँ पे. तो इतना बजट भी होना चाहिए. आफ्टर दिस वी हैव अ प्रोसेस मॉडल. हाँ, yeah, okay, just 1 minute, I'll quickly take attendance. Okay, so now we'll again move to our topic. So as you can see, प्रोसेस मॉडल क्या बोल रहा है, प्रोसेस मॉडल्स मतलब अभी हम लोग जैसे एसडीएलसी मॉडल बनाते हैं तो कोई एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऐसे हम लोग एसडीएलसी सिलेक्ट करेंगे. तो ये हम लोग के कस्टमाइज एसडीएलसी रहेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो एसडीएलसी मॉडल्स है आर गुड वे ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन द एक्टिविटीज इन द प्रोसेस
एंड द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन दिस एक्टिविटीज। मतलब छोटे छोटे पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, छोटे छोटे इटरेशंस में बना रहे हैं, या वी बेसिकली फॉलो और कंप्लीट मल्टीपल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से बाय कंबाइनिंग ऑल दिस एक्टिविटीज आपका एक कोई प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को वही देखना है कि जब अगर मल्टीपल एक्टिविटीज आर बेसिकली फुलफिल्ड बाय मल्टीपल डिफरेंट डेवलपर्स, तो वो एक्टिविटीज के बीच में इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो द प्रोसेस मॉडल डू नॉट हैव टू बी फॉर्मल और कंप्लीटेड देयर पर्पस is to provoke discussion rather than document the processes. So कभी क्या हो रहा है, प्रोसेस मॉडल which do not have to be a formal one, मतलब आपको जो भी चीज अगर बताना है, पूछना है, तो वो आपको ऑफिशियल वे में बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपने कोई एक प्रोसेस या एक्टिविटीज जो फॉलो कर रहा है, वो उसका मेन जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, देन कहीं ना कहीं हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं एक डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है जहाँ पे आर डेवलपर्स आर provoking or they are not ready to use this new technology because their efforts are getting increased, the number of errors they are find that is increased, and as well as they are not getting enough support for this, and they are not also aware about the hidden risk of using such technology or a process, ठीक है। सो ये यहाँ पे पॉइंट होता है। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो वे रहता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मल वे की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मल वे का मतलब होता है कि मैं ऑफिशियल एक ईमेल करूंगा, एंड इन दिस ईमेल ऑफिशियल लैंग्वेज में सारे डिटेल्स प्रॉब्लम्स लिखे रहेंगे। इनफॉर्मल मतलब अगर हम लोग फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, और अगर हम जैसे आप कोई टीवाई स्टूडेंट से मिले और आप उससे पूछ रहे कि भाई आई एम थिंकिंग टू यूज जावा फॉर माई प्रोजेक्ट, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई देख, जावा में बहुत बड़ा कोडिंग हो जाता है, देन कोई अलग से सपोर्ट नहीं करता है, सो बेटर टू गो विथ ASP.NET, बहुत सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, यू कैन यूटिलाइज देयर कोड एज वेल। ये इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल वे में नो वन विल से कि भाई प्रीवियस प्रोजेक्ट जो है वहां से तू ले ले, या मैंने ये यूज किया था, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा आ रहे हैं। हम लोग फॉर्मल वे में ऐसा कुछ सर्टेन चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो आपस में जब हम लोग बात करते हैं तो डिस्क्लोज करता है। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ मॉडल ओरिएंटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलेज सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो वो टाइम पे कहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इफ आई एम डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर बैंक, तो उसके लिए कहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इफ आई एम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत क्या है। अगर मैं मोबाइल के लिए अगर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, एंड आई एम डेवलपिंग अ वेबसाइट, तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। So as you can see, a software process are a complex, and a process model cannot effectively represent how to handle exceptions. Exceptions मतलब जो भी unknown runtime errors generate हो रहे हैं by because of some wrong input which is provided from the user side. So as you can see, several key people becoming ill just because the critical reviews, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ओके उन्होंने इतना मेहनत से बनाया था और उस पर इतने सारे चेंजेस आ गए या इतने सारे सजेशंस आए जो उनको इम्प्लीमेंट करने हैं अभी। अब ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, अब ये भी हो सकता है कि आप नए टेक्नोलॉजी या प्रोसेस से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो जो चीजें आपने डेवलप की दे आर नॉट एज सिक्योर एज यू आर डीलिंग विद द ओल्डर टेक्नोलॉजी। सो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस जो होंगे आर आउट ऑफ एक्शन फॉर सेवरल डेज, तो ये बहुत सारे हम लोग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन सर एक चीज को ऑर्गेनाइजेशनल वे में रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि ओके अभी नया प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट स्टेप्स, उनके स्टैंडर्ड्स, उनका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस असाइन करेंगे। देन डिजाइनिंग के लिए सेम चीज फॉलो होगा। देन अलग से कोई एक्स्ट्रा डेवलपर्स हम लोग को लाने पड़ेंगे, प्लस टेस्टर्स जो है हम लोग के पास, तो ये कोई ना कोई जो टेस्टर्स है हम लोग के पास वो भी पुराने रहेंगे, जो पुराने टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थे टेस्टिंग पे, तो आपको नए टेस्टर्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस द मॉडल इज सस्पेंडेड एंड मैनेजर्स यूज देयर इनिशिएटिव टू डील विद द एक्सेप्शंस। So here we are done with this first part of this chapter. सेकेंड पार्ट है प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट में सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इन्वॉल्व मेकिंग मॉडिफिकेशंस लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रैक्टिसेस, चेंजिंग द ऑर्डरिंग ऑफ द प्रैक्टिस। जैसे पहले हम लोग सपोज डेटाबेस पे पहले काम कर रहे थे, अभी डेटाबेस की जगह पे हम लोग फ्रंट एंड पे पहले काम करेंगे, है ना। देन सेम वे रिमूविंग सम डिलीवरेबल, इंट्रोड्यूसिंग और रिमूविंग डिलीवरेबल्स।
पहले हम लोग क्लाइंट को कोई एक फंक्शन जो प्रोवाइड कर रहे थे, अब वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो बैकएंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा बाय आर इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर। जैसे आप देखो कि विंडोज एक्सपी जब अगर हम लोग यूज करते थे तो आपको फ्रेगमेंटेशन अलग से हर एक ड्राइव पे अप्लाई करना पड़ता था, अदरवाइज क्या होगा कि आपके फाइल्स जो है वो अलग अलग स्टोर होते थे एंड वो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग के पास बेनिफिट क्या है कि हम लोग डायरेक्टली, और अब ये बैकएंड में हो रहा है तो हम लोगों ने वो डिलीवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे आपको फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है। सो ये वही है, चेंज शुड बी ड्रिवन बाय मेजरेबल गोल्स, मतलब जहाँ पे आप बता सको कि हाँ चेंज करने के बाद में आपको यहाँ पे ये बेनिफिट हुआ है, आपका काम ये फास्टर हुआ है। अगर जहाँ पे पहले 10 दिन लग रहे थे अभी उसमें सिर्फ 9 डेज में आपका काम हो रहा है, मतलब सिर्फ एक दिन का आपके एफर्ट्स कम हुए। तो उतने के लिए हम लोग पूरा प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे इतना मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपका काम जो है वो 40 या 50% से अगर कम हो रहा है एफर्ट्स, और उसके साथ में नए टेक्नोलॉजी टूल्स हम लोग ला रहे हैं, टेस्टिंग टाइम आपका कम हो रहा है और प्लस क्वालिटी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है, देन वी थिंक अबाउट दिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको डायग्राम दिया है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो, वो देखेंगे हम लोग, देन उसके हिसाब से हम लोग अपना प्रोसेस मॉडल जो है वो नया प्रोसेस मॉडल डिजाइन करेंगे। देन कौन से चेंजेस, कौन से प्रोसेस में चेंजेस आपको पहले रखना है, दूसरे चेंजेस, थर्ड चेंजेस, फोर्थ, फिफ्थ, ये वे में हम लोग प्रायोरिटी लिस्टिंग बनाएंगे कि कौन से चेंजेस का इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे हाईएस्ट है ना, ये वे में ग्रेडिंग देंगे हम लोग, और उसके बेस के ऊपर हम लोग फिर चेंज, प्रोसेस चेंज प्लान बनाएंगे। और ये प्रोसेस चेंज मतलब आपको अभी सपोज में क्लाउड बेस्ड सर्वर हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, तो जहाँ पे फिजिकल सर्वर हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे वहाँ पे अभी क्लाउड बेस पे हम लोग का सर्वर चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नए डेवलपर्स को बुलाने पड़ेंगे कभी कभी अगर जरूरत है तो। एक बार ये प्लानिंग हो गया तो बाय फॉलोइंग द सेम प्लान हम लोग ये सेम प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इन आर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ में क्या होगा, ट्रेन आर इंजीनियर्स बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग प्लान कि किसको किसको आपको ट्रेन करने की जरूरत है, हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस, और उनको फिर हम लोग बोलेंगे कि आप आगे बाकी सबको हेल्प करो। और उसके बेस के ऊपर देन विल बी टेकिंग द फीडबैक ऑफ दिस इंजीनियर कि जो भी हम लोगों ने चेंजेस किया है और आपको जो ट्रेनिंग दिया है, डू यू थिंक दिस ट्रेनिंग इज हेल्पफुल फॉर यू। आपके पास वो कॉन्फिडेंस आया है कि आप खुद से अभी डेवलपमेंट कर सको। अगर आपके पास अभी भी अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो दैट मीन्स आपने ये जो भी चेंजेस किया, ये जो भी ट्रेनिंग दिया वो सब फेल हो गया। उसके हिसाब से हम लोग प्रोसेस को ट्यूनिंग करेंगे और सेम प्रोसेस को आप रिवीजन जो है वो चलते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे हम लोग का ये वाला प्रोसेस रिवाइज प्रोसेस मैच्योर होगा, एक्सपीरियंस आएगा, वैसे यहाँ पे भी कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है वो हम लोग धीरे धीरे अप्लाई करते जाएंगे। सो दिस इज द मेन डायग्राम अबाउट ऑल द थिंग्स। दो प्रोसेस चेंज स्टेप्स में हम लोग को क्या बोला, इंप्रूवमेंट, आइडेंटिफिकेशन, अगर जरूरत है तो आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कहाँ पे जरूरत है, सब जगह पे पूरा कंप्लीट प्रोसेस को ही आपको इम्प्रूव करना है ये जरूरी नहीं है। इम्प्रूवमेंट पे प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब अगर 10 इम्प्रूवमेंट मैंने आइडेंटिफाई किए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से जो अभी के अभी आपको ऐड करना है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। देन प्रोसेस चेंज इंट्रोडक्शन, नाउ प्रोसेस चेंज मींस पुटिंग अ न्यू प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड टूल्स इन प्लेस, बराबर है। न्यू मेथड्स मतलब प्रोसेस चेंज हुआ, न्यू टूल्स मतलब कोई नए सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी एपीआईज हम लोग लेके आए और उसको आपको साथ में इंटीग्रेट करना है विद द ओल्डर वन या फिर ओल्डर सॉफ्टवेयर, एंड देन वी सपोज टू फाइंड इट आउट कि हाउ दिस थिंग्स वर्क्स नाउ। प्रोसेस चेंज ट्रेनिंग होगा एंड चेंज ट्यूनिंग होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रोसेस चेंज प्रॉब्लम में क्या आता है, समटाइम्स योर डेवलपर्स आर रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब दे फाइंड कि अपना पुराना वर्क जो था वो अच्छे से चल रहा था, क्योंकि अभी का जो आप चेंज प्रोसेस चेंजेस ला रहे हैं उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं काम जो है वो डिले हो रहा है। या फिर जब लोग रेजिस्ट करते हैं ना तो सबसे पहले तो आपका जो प्रोसेस चेंज अप्रोच है वो ही डिले हो जाता है। सो आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज को कि हम लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं विच इज बेटरमेंट फॉर देयर एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी सॉफ्टवेयर इन अ लेसर टाइम। आपके एम्प्लॉयज ही अगर श्योर नहीं है या उनको ही अगर पता नहीं है कि नए जो चेंजेस है वो कहाँ पे उनको बेनिफिशियल रहेंगे, सो वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। इफ दे आर रेजिस्टिंग, अब देखो कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग के पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, अब वो एक मोबाइल चलाना है ना बहुत मुश्किल से सीखे रहते हैं। अब सपोज अगर वो एंड्रॉयड को एक फोन सीखे है
तो नेक्स्ट टाइम आपको है ना वैसा ही कुछ फोन उनको देना पड़ेगा। अगर दे आर कंफर्टेबल विद आईफोन तो वो दूसरा फोन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो उनको डिफिकल्ट लगता है। दे आर रेजिस्टेंस फॉर दे रेजिस्ट फॉर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि कोई एक चीज उनको बहुत स्मूथली आ गया, दे आर हैप्पी विद दैट एंड दे वांट टू यूज दैट ओनली। सो यहाँ पे हुआ है देन चेंज परसिस्टेंस। सो अब देखो, while it may be possible to introduce process changes initially, it is common for a process innovation to be discarded after a short time and for a process to revert to their previous state. तो कोई भी चेंजेस जो है वो परसिस्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि चेंजेस करने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, पुराना वाला टेक्निक अच्छा था, वही अच्छे से वर्क कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस पुराने वाले पैटर्न पे चले जाएंगे। रेजिस्टेंस टू चेंज, ये एज यू कैन सी प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑफन रेजिस्ट प्रोसेस चेंजेस बिकॉज एनी इनोवेशन हैज अननोन रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बनाने के लिए बना तो दिया है, लेकिन उसके प्रोज कॉन्स क्या रहेंगे वो अगर हम लोगों को इजीली पता नहीं है। सो इससे क्या होगा कि प्रोसेस प्रोसीजर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड बजट, आपको अगर कुछ चीज खत्म करना है और ये इंप्रूवमेंट के चक्कर में जो चीज टाइम पे खत्म हो सकता था, विद इन बजट खत्म हो सकता था, अब उसका बजट भी बढ़ गया और टाइम भी बढ़ गया, क्योंकि आपका ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया चीजें, तो वो भी देखना है। इंजीनियर्स में resist the introduction of the new process for similar reasons or because they see this process are threatening their professionalism। मतलब इट्स लाइक कि आपको कंपलसरी जबरदस्ती कोई न्यू सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे, है ना कहीं आपको और खुद के स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी मैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आई एम वर्किंग डेवलपिंग, और बाकी के जो 12 आवर्स अभी मेरे लिए बचे हुए हैं उसमें से भी कहीं ना कहीं मुझे ऐड करना पड़ेगा, और अगर मैं ये प्रॉपर नहीं कर पाया तो मेरे जॉब के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो अगेन उसके लिए भी वी अवॉइड सच चेंजेस। चेंज परसिस्टेंट एज वी नो, प्रॉब्लम ऑफ चेंजेस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड देन सब्सिक्वेंट डिस्कार्डेड इन द कॉमन वन। सो अगर मुझे लगता है कि कोई एक चेंजेस की जरूरत नहीं थी, सो वो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, और कहीं पे अगर हम लोग लगता है कि चेंजेस विल लीड टू इंप्रूवमेंट तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। सो एज यू कैन सी चेंज इंस्टीट्यूशनलाइज इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस लाना वो सिर्फ जरूरी नहीं है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे चेंजेस लाने की जरूरत है। मतलब अगर इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट हो रहे हैं दूसरे में नहीं हो रहे हैं। सम डेवलपर थिंक्स कि ओके ये इंप्रूवमेंट जो है वो उनके लिए काम किया है, सम डेवलपर और सम थिंक्स कि नहीं, मैं प्रीवियसली जो कर रहा था वो प्रॉपर है। सो अगर आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया है, आपने अगर अपना एक न्यू कस्टमाइज SDLC अगर डेवलप किया है, तो आपके जितने भी डेवलपमेंट टीम है all should supposed to follow this new SDLC. That's what we mean by institutionalization। या existing SDLC के अंदर कोई स्टेप्स में अगर हम लोगों ने चेंजेस किए तो वो सब उसको इक्वली अप्लाई करेंगे, ये जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव इज अ कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल। मतलब आप देखो कि अगर आप हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लेवल, कंपनी लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। सो आप देखो कि आपने 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक स्टार्टअप चालू किया। तो स्टार्टअप का मतलब क्या है कि अभी नया कंपनी चालू हुआ है, मार्केट में आपको कोई पहचानता नहीं है, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपना एक बिजनेस चालू किया है, लेकिन टू स्टे इन मार्केट आपको एक्सपीरियंस लगेगा, कोई प्रोजेक्ट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलने चाहिए, मार्केट में आपको एक इमेज बनाना है अपना, और आपको कुछ ऐसे वे में सर्विस प्रोवाइड करना है कि नेक्स्ट टाइम वापस वो क्लाइंट्स या कस्टमर्स आपके पास आए और वो दूसरों को भी आपका रेफरेंस दे, है ना। तो वो माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो वही हम लोग यहाँ पे करने की ट्राई करेंगे। सो मेरा अगर स्टार्टअप है, मैंने कोई प्रोजेक्ट पहले नहीं बनाया तो सारे मेरे लिए नए, सब पे मुझे स्क्रैच से काम करना है। सो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क क्या बोलता है, या हम लोग आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस असेसमेंट पे बात करते हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है उस पर बात करते हैं। सो 80s में बना था और तब से हम लोग कंटिन्यूअस उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस लाते जाते हैं। तो ये देखो 90s में जब हम लोग के इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया था 91 पे, और जहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स पे धीरे धीरे काम करना चालू किया था, तो वहां से आपका ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल आता है। और उसके बाद में रिवाइज मैच्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये इंट्रोड्यूस होता है 2001 में। एज नेम सजेस्ट रिवाइज मतलब CCM का रिवाइज्ड वर्जन है ये। सो आपके 5 टाइप होते हैं इसमें, जैसे मैंने बोला। फर्स्ट टाइप जो है यहाँ पे वी आर स्टार्टअप।
मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है वो मैं चला रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मुझे सर्वाइव कर रहा है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। देखो यहाँ पे एसेंशियली कंट्रोल अनकंट्रोल, बिकॉज कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, कैसे डेवलप करना है, इसके कोई प्री स्टैंडर्ड या गाइडलाइंस में बना के नहीं रख सकता, बिकॉज जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं सारे नए टाइप के आ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, रिपीटेबल, मतलब पहले मैंने कोई कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, अब मेरा कंपनी, यहाँ पे देखो ये आपका कंपनी एकदम न्यू कंपनी है, दिस इज योर न्यू कंपनी, यहाँ पे आपके कंपनी को 3 साल हो गए एट रिपीटेबल लेवल। नाउ 3 इयर्स में आपने बहुत सारे कॉलेज, 2-3 तो एटलीस्ट कॉलेज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना दिए, तो अभी आप वापस जब कोई कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे तो ये क्या हो गया, रिपीटेबल टास्क हो गया। तो बेस्ड ऑन पास्ट 3 एक्सपीरियंस ऑफ द सिमिलर प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे कौन से प्रोसीजर्स में आप मतलब एग्जैक्ट जो प्रोसीजर्स है ना वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन इन शॉर्ट मैं बता दूंगा कि ओके पास्ट एक्सपीरियंस हम लोगों का क्या था और उसमें हम लोगों ने कैसे फॉलो किया था, तो इस बार हम लोगों को कैसे डेवलप करना है। कोई कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड हम लोगों ने बनाया नहीं है। कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड जो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, जब आपका कंपनी अगर 6 साल 5 से 6 साल जितना पुराना हो जाता है, जहाँ पे अभी आपने 8-10 या उससे भी ज्यादा कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर लिया है, तो अभी क्या होगा, वी हैव अ प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड स्ट्रेटेजीज। देखो अब हम लोगों ने प्रॉपर एग्जैक्ट प्रोसीजर एंड स्ट्रेटेजीज बना लिए कि अगर कॉलेज सॉफ्टवेयर है, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू डेवलप द कॉलेज सॉफ्टवेयर, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू डेवलप बैंकिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू डेवलप हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर। क्लियर है? सो यहाँ पे वो आ गया। देन मैनेज्ड है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिफाइंस एंड यूज्ड। मैनेज का मतलब क्या हो गया, अभी आपका कंपनी जो है वो सपोज 7 से 8 साल पुराना हो गया, तो आपको अभी जो भी आपने स्ट्रैटेजीज एंड स्टैंडर्ड्स बनाए थे उसको आपको बेटर वे में मैनेज करना है, सो दैट एग्जिस्टिंग क्वालिटी जो है वो बना रहे। आप जो भी नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे या एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर को आप मेंटेन कर रहे हैं। एंड लास्ट जो हम लोगों का टाइप है दैट इज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अभी हम लोग एमएनसी लेवल पे आ गए, मल्टीनेशनल कंपनी बन गए, करोड़ों का कंपनी बन गए। तो अभी यहाँ पे आपके लिए सॉफ्टवेयर एक बनाना वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सालों से ये सॉफ्टवेयर बना रहे है ना। मेजर करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ये सब हो गया, आपके पास ये सारी चीजें रेडी है। अभी आपको फोकस किस पे करना है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिससे मार्केट में आपका डोमिनेंस बना रहे। ठीक है, सो ये लेवल पे है अभी आप, जहाँ पे आपके सामने कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपका इमेज एक बहुत बड़ा है, तो आपको अपना रेप्यूटेशन, अपना इमेज जो है वो मेंटेन करना है। तो लोग आपको क्यों पहचानते हैं, बिकॉज आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तो वही सेम क्वालिटी जो है या उससे बेटर क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सके, इसके लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअस अपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करेंगे, और वो इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज पे भी काम चलेगा। ठीक है, ये लेवल पे आके फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे मेरे पास है। अभी जो भी आप बना रहे हैं उसको आप और बेटर कैसे कर सकते हैं उस पर फोकस होगा। So as you can see, process capability assessment किसके लिए, intended as a means to assess extent to which an organization's process follow the best practice, providing means for assessment, assessment मतलब चेक करेंगे जो भी कुछ हम लोग बना रहे हैं, है ना। आइडेंटिफाइंग कहाँ पे वीकनेसेस है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो चेक करेंगे। देयर हैज बीन वेरियस प्रोसेस असेसमेंट इम्प्रूवमेंट्स मॉडल, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी एक होता है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहता है, जो बेसिकली आपको हेल्प करता है बहुत बार, है ना। तो ये हम लोग चेक करेंगे कौन से है वो और कहाँ पे जरूरत है। सो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल आर इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी मॉडल इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम इंजीनियर, सबको साथ में लेके आप कोई कैपेबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर का वो या डेवलपमेंट, आपका कंपनी का कैपेबिलिटी क्या है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे चीजों को फास्टर वे में बना सकते हैं, वो हम लोग बताते हैं। सो वी हैव 2 मॉडल्स। फर्स्ट इज स्टेज्ड वेयर द मॉडल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी लेवल एज वेल, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप इनिशियल स्टार्टअप लेवल पे, एमएनसी लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे, कंटिन्यूअस वेयर कैपेबिलिटी रेटिंग इज कंप्यूटेड। नेक्स्ट वी हैव कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के कंपोनेंट्स, प्रोसेस एरियाज लाइक 24 प्रोसेसेस। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोगों का जो भी एसडीएलसी के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेसेस है, ये सारे हम लोगों ने टोटल काउंट किए, सपोज 24 है, जिसको हम लोगों ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। और ये 4 ग्रुप पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल वन स्पेशलाइज्ड ग्रुप,
वन स्पेशलाइज्ड ग्रुप विल वर्क ऑन फर्स्ट ग्रुप, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप पे हम लोग उनके स्पेशलाइज ग्रुप को रख देंगे, जो एक्सपर्ट है, जो प्रो लेवल पे, जो एक्सपीरियंस है ऐसे चीजों पे, ऐसे प्रोसेसेस पे डील करने के लिए, उनका हेल्प लेंगे। गोल्स बहुत सिंपल है, हम लोग को पता है गोल्स का मतलब क्या रहता है, एंड प्रैक्टिसेस सेम फॉलो करते जाएंगे। सो देखो कुछ नए पॉइंट्स नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्या क्या पॉइंट्स चलेंगे, क्या क्या एरियाज पे हम लोग फोकस करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन मतलब डिफाइन, ऑन पेपर डिफाइन करो, देन उसके ऊपर फोकस करो कि हाँ ये अभी सब इसको फॉलो करे, और वो फॉलो करने के पहले आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि इसको फॉलो कैसे करना है। देन उसका परफॉर्मेंस हम लोग मेजर करेंगे कि पुराना जो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वो टाइम पे हम लोग के डेवलपर्स का आउटपुट क्या था, कितना फास्टर चीजें वो बनाते थे, अपना काम कितना जल्दी कर रहे थे, और नए प्रोसेस के बाद में उसमें कितने चेंजेस आए, और उसके बाद में वापस अगर कहीं पे इनोवेशन की जरूरत है तो वो, और कोई एक नए टेक्नोलॉजी अगर डिप्लॉय करना है तो वो भी हम लोग करेंगे। देन मैनेजमेंट के अंदर, अब देखो ये सारे प्रोसेसेस की बात थी, डेवलपमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रोजेक्ट मतलब आपके पास जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो वो आप कैसे प्लान करेंगे। मॉनिटर एंड कंट्रोल, बराबर है। सप्लायर अग्रीमेंट बनेंगे, क्योंकि इतने टाइम में आप ये लेवल का इतने फंक्शंस के साथ में एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब आधा प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी, मैं कोई तो एक यूज कर रहा हूँ, आप उसके आगे नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो मेरे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे ही आप नया सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करेंगे। देन नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट आएगा, एंड क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा। रिस्क मैनेजमेंट वी ऑल नो कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कोई फेलियर्स आ सकता है, वो देखना है आपको। एंड क्वांटिटेटिव में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ओके, ओल्डर प्रोसेस से दिस इज 30% मोर इफेक्टिव और मोर प्रॉफिटेबल और मोर प्रोडक्टिव। ये आपका क्वांटिटेटिव मेजर रहेगा, न्यूमेरिक वे में जहाँ पे हम लोग बताएंगे। देन जो हम लोग के इंजीनियर्स है उनके क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। सो इंजीनियर्स जो है वो क्या बोल रहे हैं भाई कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ढंग से होना चाहिए, सो दैट डेवलपमेंट प्रॉपर हो। देन रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रॉपर हम लोग को मिलना चाहिए। टेक्निकल सोल्यूशन हम लोग को मिलना चाहिए। टेक्निकल सोल्यूशन मतलब अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो हम लोग हर एक चीज मैन्युअली नहीं करेंगे, मार्केट में उसके लिए जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल है वो भी आप हम लोग को दो। देन आप अगर कोई थर्ड पार्टी कोई टेक्नोलॉजी अगर ऐड कर रहे हैं जैसे क्लाउड है, तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ में, वो इंटीग्रेशन कितना स्मूथ होगा या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस पर फोकस करना है। वेरिफिकेशन मतलब डिजाइन, रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी ये करेक्ट होना चाहिए, और फाइनली आपका टेस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो ये आपके अलग अलग इंजीनियर्स के काम रहेंगे। सपोर्ट मतलब मेंटेनेंस की बात आएगी, आफ्टर सेल्स। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब क्लाइंट के पास जो नेटवर्क है, उनके पास जो कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ये प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ये मेंटेनेंस में आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, मतलब परफेक्टिव मेंटेनेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। देन मेजर एंड एनालिसिस, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परफेक्टिव मेंटेनेंस। देन यहाँ पे मेजरमेंट एंड एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग अगर प्रोसेस इंप्रूवमेंट करेंगे, लाइक अडेप्टिव, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अडेप्शन हम लोग कर सकते हैं। देन डिसीजन एंड एनालिसिस, यहाँ पे वी कैन से करेक्टिव मेंटेनेंस आएगा। एंड कैजुअल एनालिसिस रिजोल्यूशन, कैजुअल एनालिसिस का मतलब है यहाँ पे हम लोग का प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग लेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे प्रिकॉशनरी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सो वो कहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे पॉइंट्स आएंगे। गोल्स, सो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल दिया हुआ है, अभी ये मैं आपको वापस डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड वैलिडेटेड एंड द डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटीज डेवलप्ड। रूट कॉज क्या है, कौन से डिफेक्ट्स है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम्स आर सिस्टमेटिकली डिटरमाइंड। प्रोसेस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज डिफाइंड प्रोसेस। याद रखो इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर वो हम लोग अब खुद के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में अगर डाल रहे हैं तो सब इसको सीरियसली लेंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ गोल, क्या बोला है, करेक्टिव एक्शंस आर मैनेज टू क्लोजर व्हेन द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स डिविएट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द प्लान। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एक्चुअल परफॉर्मेंस इन प्रोग्रेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, लाइक एक्चुअल आपका सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, या आपका कंपनी जो अभी पुराना होते जा रहा है,
एक्सपीरियंस के साथ में उसका परफॉर्मेंस कितना जा रहा है, मार्केट में उसका रेपुटेशन क्या है, आपका कंपनी कितना बड़ा बन रहा है या अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास नहीं आ रहे, आपके क्लाइंट्स छोड़ के कोई दूसरे कंपनी के पास जा रहे हैं. Requirements are analyzed and validated. Definition of the required functionality is also developed. Root cause of the defect ये identify करना बहुत जरूरी है. Defect आपने solve करने के लिए तो कर दिया, लेकिन अगर root cause find नहीं किया तो next time वापस similar problem आएगा. आगे वापस कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो वी सपोज टू फाइंड द रूट कॉज, और वो रूट कॉज मिलेगा तो वो हम लोग सेम जो है वो रूट कॉज क्या था. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्लाउड पे डायरेक्ट सपोर्ट कनेक्शन नहीं कर पाए थे, तो उसके क्या रीजंस थे, तो वो रीजन फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, विल डायरेक्टली वी से कि वी डायरेक्टली अप्लाई सम what we say, we can directly apply some changes which are required. ठीक है. And process is institutionalized as defined a process. Continuous capacity management assessment, examine कि आपके कंपनी में जो प्रोसेस चल रहा है ना, इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड असेसमेंट देयर मैच्योरिटी. तो अब वो कैसे करेंगे हम लोग, 6 पॉइंट स्केल रहेंगे. आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस है ये, ठीक है. कंपनी नॉट परफॉर्म, परफॉर्म, मैनेज, डिफाइंड, क्वांटिटेटिवली. क्वांटिटेटिव मतलब हम लोग नंबर या परसेंटेज वे में बताएंगे, 10%, 20% इंप्रूवमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है. और आपने जो न्यू प्रोसेस डिफाइन किया उसको कितना बेटर वे में हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया है या यूज किया हुआ है. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव कंपेरेबल विद सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी. Each maturity level has a process areas and goals. For example, the process area associated with the managed level includes requirement management आएगा, simple है. प्लानिंग आएगा, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, सप्लायर अग्रीमेंट्स बनेंगे. अब देखो सप्लायर अग्रीमेंट मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से सप्लायर है जो आपको क्लाउड सपोर्ट दे रहा है या फिर डेटाबेस सपोर्ट दे रहा है और एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर टेस्टिंग टूल प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इनके साथ आपके क्या अग्रीमेंट्स है और ये अग्रीमेंट के बेस के ऊपर क्या लेवल का क्वालिटी इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये सेम मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे. कहीं पे अगर ज़रूरत है तो वो हम लोग फिर इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे, है ना. एंड उसके साथ में प्रोसेस मतलब स्टेप्स एंड प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर, ये दोनों हैंड इन हैंड चलने चाहिए जिससे क्वालिटी जो है मिनिमम क्वालिटी हम लोग गारंटी दे पाए टू आवर क्लाइंट्स. जो मैंने आपको बताया वही 5 लेवल है जो कंपनी के बताए थे. इनिशियल लेवल मतलब स्टार्टअप है, देन मैनेज्ड आएगा, डिफाइन आएगा, देन 4th लेवल आएगा और यहाँ पे आप एमएनसी लेवल पे आ गए. सो जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के 5 स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे उसी का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नया नहीं है. ये वाला मैं बोल रहा हूँ, देखो this one I'm talking about. Initial, repeatable, define, manage and optimize. इसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया हम लोगों ने यहाँ पे. Initial, manage, define, managed and optimized. Institutional practices क्या बोला है, institution operating at the managed level should have institutionalized practices like यहाँ पे क्या बोला है, establish and maintain policies for performing project, then provide adequate resources for performing the project, monitor and control project planning and review the activity status and results of the project planning. Simple. Continuous capability maturity मतलब आप अगर एक कंपनी है तो आप कंटिन्यूस ट्राई करेंगे ना कि आप बड़े बड़े और बेटर बनते जाए, ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आए, आपका कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, आप और ज़्यादा अपने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, वही है. सो दिस इज द finer grain model that consider individuals or a group of practice and assess their use. Maturity assessment is not a single value. याद रखो पूरा कंपनी, आपको अगर अपने कंपनी को बड़ा बनाना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, है ना. आप अकेले चलेंगे या फिर आप अकेले कुछ चीजें रूल्स फॉलो कर रहे हैं बाकी कोई नहीं कर रहे तो नहीं होगा. सो यहाँ पे वही है, एक सेट वैल्यूज आने चाहिए. हर किसी को आप रिस्पेक्ट करो कंपनी में, हर किसी को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दो. कोई अगर बोल रहा है तो उनकी बात सुनो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बॉस हो तो आप जो बोलोगे वही सही है, बाकी किसी की बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो,
है ना। हर किसी के जो एफर्ट्स है उसको वैल्यू करो, उनको बोनस दो, उनको प्रमोशन दो, ये सब आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी रेट्स ईच प्रोसेस एरिया फ्रॉम लेवल 1 to 5, ठीक है। सो हम लोग रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग मूवी को रेटिंग देते हैं ना 1 star to 5 star, वैसे ही। So the advantage of the continuous approach is that organization can pick and choose process areas to improve according to their local needs, क्योंकि कहाँ पे क्या चेंजेस की जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस अप्लाई करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया हुआ है। सो सबसे पहले क्या है हम लोग के पास, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, सप्लायर एग्रीमेंट। तो सप्लायर एग्रीमेंट का रेटिंग आपने कितना दिया है, ओनली 1, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे सप्लायर एग्रीमेंट पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसको आपको सपोज एवरेज 3 तक लेके जाना है, तो आपको सप्लायर के साथ साइड से ज्यादा कमिटमेंट्स की जरूरत है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ये आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है। 3 मतलब ऑन एन एवरेज अच्छा है। अगर कोई एक मूवी को अगर हम लोग 3 स्टार देते हैं मतलब ऑन एन एवरेज अच्छा चल रहा है वो। रिस्क मैनेजमेंट, अब देखो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ 1 पे है, मतलब बहुत पुअर है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी और इंप्रूव करने की जरूरत है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, दिस इज द बेस्ट थिंग। सो देखो इस पे 4 स्टार है, मतलब एक्सीलेंटली वर्क कर रहा है। कोई एक सॉफ्टवेयर, जैसे कोई एक एंड्रॉयड ऐप है, ये आपने एंड्रॉयड 10 पे बनाया, अब वो एंड्रॉयड 6, 7, 8, 9 इस पे तो चल ही रहा है, प्लस 11, 12, 13 जो भी आएंगे एंड्रॉयड के उस पर भी अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। सो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया। सेम वे अगर मैं वेबसाइट की अगर बात करता हूँ तो कोई एक लेट्स सपोज कि कोई एक हम लोग के पास वेबसाइट है, ठीक है। सो उसके ऊपर जब मैं क्लाउड सपोर्ट ऐड कर रहा हूँ, देन जब मैं इसको विंडोज पे रन कर रहा हूँ, विंडोज पे क्रोम ब्राउजर पे, एंड जब मैं मैक पे रन कर रहा हूँ ऑन सफारी ब्राउजर, तो सब पे ये प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट 2 स्टार है, मतलब ठीक है आपने रिक्वायरमेंट थोड़े प्रॉपर मेंटेन किए है। देन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, है ना, ये वेरिफिकेशन में आएगा। देन कोडिंग एंड टेस्टिंग, ये वैलिडेशन में आ रहा है। सो देखो टेस्टिंग हम लोग कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है, तो इसको आपको आगे बढ़ाना है टेस्टिंग को। तो वो आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय यूजिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स। की पॉइंट्स आ गए, एंड हियर वी आर डन विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 5, ठीक है। Now we'll be working with we'll discuss second chapter of unit 5. So second chapter क्या points पे focus कर रहा है देखते हैं हम लोग। Okay, before I start with second chapter, anyone any doubts guys? और अभी तक जो मैं बता रहा था वो visible था ना सबको guys? हेलो CR? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ okay, ठीक है। सो एनीवन एनी डाउट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो कंपनी स्पेसिफिक हम लोग बात कर रहे थे, रिमेंबर हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे थे। कंपनी को कैसे बड़ा बनाना है, कंपनी को कैसे मैच्योर बनाना है, या कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, वो पॉइंट्स पे हम लोग का फोकस था। ओके, किसी को कोई डाउट है ये रिस्पेक्ट में? एनीवन एनी डाउट, लेट मी नो इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स guys. No, sir. Okay. Now इसके बाद वाला जो हम लोगों का टॉपिक है, that is the second chapter of unit 5. So this is our second chapter of unit 5. Okay. So second chapter basically talks about सर्विस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सर्विस ओरिएंटेड। ओके, आप देखो कि हम लोग अगर आईटी इंडस्ट्री में जब वर्क करता है तो हम लोग मेनली सर्विस ओरिएंटेड वे में जा रहे हैं, मतलब आपके पास क्लाइंट के कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, आप उसको वर्क करके दे रहे हैं, ठीक है। अब सर्विसेज जो है याद रखो वो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार किसी को एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया,
तो उसके बाद में आपका लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसा होता था तो आधे सॉफ्टवेयर नए कंपनीज जो चालू होते वो होते ही नहीं थे। तो सर्विस ओरिएंटेड, हम लोग के पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज रहते हैं, ठीक है। एक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट बनाने का मतलब है फेसबुक, दिस इज देयर प्रोडक्ट। MS टीम जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। गूगल, दिस इज द प्रोडक्ट, यस। यूट्यूब विच इज द प्रोडक्ट ऑफ गूगल इटसेल्फ। सो आप देखो कि ये हम लोग के प्रोडक्ट्स है। सर्विसेज, मैंने यूपीजी कॉलेज के लिए एक वेबसाइट बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो कॉलेज ने मुझे दिया था। So I'm only developing a software specific to some requirements जो मुझे मिले हुए from one or the other organization or one or the other client। उसको सिर्फ मैं सर्विस कर रहा हूं, मतलब उसी को सिर्फ मैं फॉलो करके सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूं। आई एम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर सम हॉस्पिटल। सो मैंने क्या किया, मैंने इनके पास से रिक्वायरमेंट ली है एंड स्पेसिफिक टू देयर रिक्वायरमेंट मैंने उनको सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अब आईटी इंडस्ट्री में आपको अगर अपना कंपनी कंटिन्यूअस चालू रखना है तो सिर्फ मैंने ये कॉलेज को सॉफ्टवेयर बना के दे दिया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ क्या? नहीं, मेरा अभी कॉलेज, यूपीजी कॉलेज के साथ में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो अब जब मैंने कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है तो उसके बाद में मेरा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉलेज के साथ में, बेस्ड ऑन विच अगर when they are using this software and if they found any problem तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। अगर उनको कोई न्यू फंक्शंस की जरूरत है वो मैं ऐड करूंगा। सो आप देखो कि हम लोग जब सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री इज वेरी पॉपुलर इन टूडेज टाइम। आपको अगर कहीं जॉब मिलेगा तो मोस्टली सर्विस इंडस्ट्री में मिलता है, नसीब रहेगा तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आप जाएंगे, लेकिन मेनली हम लोग अगर जब भी वर्क करते हैं तो मेनली आपके जो जॉब्स रहते हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में रहते हैं, मतलब क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं हम लोग। तो अब आप सोचो कि हम लोग के पास यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बाकी कंट्रीज जो है वहां से कितने सॉफ्टवेयर के ऑर्डर आ सकते हैं, और जो भी आएंगे तो वो सबसे पहले जो वेल नोन कंपनीज है उनके पास जाएंगे। तो अभी अगर कोई स्टार्टअप चालू हो रहा है तो उसको तो जल्दी से ऑर्डर मिलेंगे ही नहीं कोई बड़े। सो आप देखो कि सर्विस कंपनीज जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते नहीं है बट दे आर ऑल्सो फॉलोज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यूपीजी कॉलेज जब अगर मैंने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहा है तो मैं उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करते रहूंगा। तो सपोज अगर एडमिशन चल रहा है और वो टाइम पे अगर स्टूडेंट्स के एडमिशन अटक गए बीच में से, वो एरर आया, डिफेक्ट आया, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। देन अगर वो मुझे बोलता है कि ओके वी आर फेसिंग इश्यूज व्हाइल वी एडमिट आवर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट बी एबल टू मॉनिटर fees paid by different students, so that is some function which were missing, so मैं वो new function जो है I'll be adding that new function in our software. So that's how I provide a service. So continuously they are linked with me. So उससे क्या होगा, ये मैं जो कंपनी रन कर रहा हूँ उसका कंटिन्यूअस मेरा कंपनी प्रॉफिट में आते जाएगा। प्लस ये एक है, वैसे I'll be dealing with 100 different softwares और ये सब का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। सो दैट्स हाउ अपने कंपनीज जो है वो बड़े बनते हैं। अब देखो कि व्हेन आई एम डीलिंग और मेंटेनिंग 100 सॉफ्टवेयर, सो डेली बेस पे हर सॉफ्टवेयर हैंग होगा, क्रैश होगा, ऐसा नहीं होता है। आउट ऑफ दिस 100 आई विल बी फेसिंग प्रॉब्लम विद एनी 10 सॉफ्टवेयर, सो आई ओनली सपोज टू मेंटेन दिस 10। आप अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहते हो ऑफ लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग, अगर वारंटी पीरियड में, सो डज इट मीन्स कि डेली बेस पे यू आर फेसिंग वन और द अदर एरर? नो, रेयरली यू फाइंड और रेयरली यू एनकाउंटर एनी एरर। सो वो आपको, आपने तो पैसा दिया है, सपोज कॉलेज हैज पेड मी 5 lakhs और 2 lakhs, सो ये मुझे एनुअली मिल रहा है जिसमें अभी मैं ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, वो स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करके एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर आपको बना के दिया है। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जब मैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में हूं आपके साथ में तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ रहे टू सॉल्व एनी डिफेक्ट्स और एरर्स, और उससे
एनुअल मेंटेनेंस के जो पैसे है वो मुझे एज आप समझ लो कि मैंने बनाए हुए काम के ये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे बैंक में आप कुछ पैसे रखते हो और इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने स्टार्टिंग में कुछ एक अच्छा काम किया है ना, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेटर लाइफ। सो इसके लिए प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हुए चीजें ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे यह आपके टॉपिक्स है। वेब सर्विसेज, वी ऑल नो व्हाट इज वेब सर्विसेज, बताने की जरूरत नहीं है। इज इंस्टेंस ऑफ मोर जनरल नोशन। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हर जगह पे वेब सर्विसेज ही है। सो अगर गूगल है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वर्डप्रेस है, मैं जाके अपना रेडी वेबसाइट बना सकता हूँ, दैट प्रोवाइड्स यू अ सर्विस। ध्यान से याद रखो, वर्डप्रेस इज द बेस्ट एग्जांपल, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बना के दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू, जिसमें से हम लोग अपने वापस अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस ऑफर्ड वन पार्टी टू अनदर, है ना, जहाँ पे मैं आपको कुछ वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। दैट वेब सर्विसेज माइट बी गूगल मैप्स, क्लाउड सर्विसेज और सम अदर सर्विसेज, जिससे मैं अपने कोई जो टास्क है वो फुलफिल कर सकता हूँ। जैसे MS टीम, इट प्रोवाइड्स मी अ सर्विस, जिससे मैं ऑनलाइन कॉलेज चला, हम लोग ऑनलाइन कॉलेज चला पा रहे हैं। The essence of the service is that the provision of the service is independent of the application using the service. Now, we have a service provider can develop specialized services for some specific institution and offers this to range of services users from different organizations. तो चलो कोई एक MS टीम है, now ये सबसे पॉपुलर कहाँ पे है, this is very popular amongst colleges. So they have some specialized feature which are very much beneficial for online college. या इन फ्यूचर एज वेल, नाउ वी हैव अ ट्रेंड कि हम लोग अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन ही करेंगे, है ना। सो ये हो सकता है। रीयूजेबल सर्विसेज, एज नेम सजेस्ट, रीयूजेबल मतलब ऑलरेडी कुछ चीजें अवेलेबल है, उसके एपीआईज हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे गूगल मैप API में लिंक करूंगा तो उसके सर्विसेज रीयूज हो गए। सो वी हैव अ लूजली कपल्ड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जहाँ पे अलग अलग APIs जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे, या अलग अलग टुकड़ों को हम लोग साथ में एनकैप्सुलेट करेंगे, और जिससे हम लोग एक अपना बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्विस आर अ प्लेटफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। सो आप याद रखो गूगल API, अब ये कौन से लैंग्वेज में बना है मुझे पता नहीं है, लेकिन इट कैन इजीली लिंक्ड विद जावा बेस्ड एप्लीकेशन और पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन और PHP बेस्ड एप्लीकेशन और ASP.NET बेस्ड एप्लीकेशन। सो दिस इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इट गूगल नेवर सेज कि आप भाई जावा में एप्लीकेशन बना रहे या PHP में बना रहे तभी आप गूगल मैप API लिंक कर पाएंगे। या आप देखो कि इफ आई एम डीलिंग विद मोबाइल एप्स, स्टिल आई कैन लिंक गूगल मैप API ऑन माई प्लेटफॉर्म। सो दैट इज वन थिंग। So benefits of service oriented approach क्या बोला है, what are the benefits? So as you can see, the services can be offered by any service provider inside or outside of an organization. So organization can create application by integrating these services, है ना। So अलग अलग services आप integrate करके बहुत easily, जैसे हम लोगों ने देखा था we have bots, तो ये आपको गूगल जो है ना ये आपको ऐसे बॉट्स प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो वहाँ पे ऑटो आंसरिंग मशीन अगर मुझे रखना है, आई कैन इम्प्लीमेंट दिस। देन प्लस मैं गूगल से क्लाउड सपोर्ट लेके वो क्लाउड के फीचर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। सो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज इंटीग्रेट करके साथ में हम लोग एक बेस्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस मुझे अगर वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है तो मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, ये भी कहीं ना कहीं जो मार्केट में अवेलेबल वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस है उसके APIs में लिंक करके वो फैसिलिटी में ऐड कर दूंगा, और थोड़ी कुछ चीजें मैं खुद से डेवलप करूंगा। दो सर्विस प्रोवाइडर्स जो रहेंगे मेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विस पब्लिक सो दैट एनी ऑथोराइज्ड यूजर कैन यूज दिस सर्विसेज। अब अगर मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ तो ये सेम चीजें जो है मैं पब्लिक करूंगा ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि विच सर्विसेज और विच सॉफ्टवेयर और विच स्पेसिफिक फंक्शंस आई ऑफर। सो एप्लीकेशन कैन डिले द बाइंडिंग ऑफ सर्विस until they are deployed or until the execution। बराबर है, क्यों? बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो कॉलिंग API जैसे ही मैं लिंक करूंगा इसका मेरा रेंट चालू हो जाएगा या इसका मेरा बिलिंग चालू हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट मोमेंट जब मैं अपना सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहा हूँ वही टाइम पे मैं इसका सब्सक्रिप्शन लूंगा वीडियो कॉलिंग ऐप का, बिकॉज मंथली या एनुअल बेसिस पे मुझे इसका पैसा देना पड़ेगा। तो अगर 6 मंथ्स मुझे लगने वाले मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने में, तो अब से मैं स्टार्टिंग से मैं इसका सब्सक्रिप्शन अगर लूंगा तो 6 मंथ्स तो वेस्ट हो गया,
क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने का टाइम आएगा तब मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा, इसके पैसे दूंगा और वो फिर ऐड करूंगा मैं अपने प्लेटफॉर्म पे। सो अपॉर्चुनिटीज कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे हम लोग न्यू सर्विसेज लेके आते हैं, हम लोग के न्यू सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज में कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशंस लाते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। जैसे आप देखो कि व्हाट्सएप जो है, अब लोग व्हाट्सएप पे ही रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ने क्या किया, पेमेंट सर्विस ऐड किया सो दैट आप गूगल पे के जगह पे नाउ यू कैन यूज दैट सर्विस, बट अभी तक वो इतना एक्टिवली यूजर्स यूज नहीं कर रहे। सो सर्विस यूजर कैन पे फॉर अ सर्विस अकॉर्डिंग टू देयर यूज रेदर देन देयर प्रोविजन। तो आप देखो कि अगर मैं गूगल ड्राइव यूज कर रहा हूँ तो गूगल ड्राइव पे अगर मुझे ज्यादा अगर स्पेस की जरूरत है तो मैं मंथली उनको उतना पैसा पे करूंगा, जब मुझे जरूरत नहीं है मैं अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा। सो द एप्लीकेशन कैन मेड स्मॉलर विच इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मोबाइल डिवाइसेस विच लिमिटेड प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेबिलिटी। सो बहुत बार आज के टाइम पे हम लोगों का यही रिक्वायरमेंट है, आप एप्लीकेशन बनाओ लेकिन उसको आप छोटे बनाओ सो दैट वो मोबाइल पे बेस्ट चल सके। और कभी कभी आपका एप्लीकेशन अगर बड़ा बनता है जैसे फेसबुक, तो वो फिर अपने दो एप्लीकेशन लॉन्च करता है, एक आपका फेसबुक ऐप है और एक फेसबुक का चैट ऐप है, जिससे आप दो अलग अलग छोटे एप्लीकेशंस में मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सके। सो दैट इज अगेन अ बेनिफिट। सो सर्विस सिनेरियो यहाँ पे आपको दिया है, एन इन कार इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स डाइवर्स इंफॉर्मेशन, लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला, ड्राइवर्स प्रोवाइड्स ड्राइवर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट जीपीएस, अबाउट वेदर, रोड ट्रैफिक, है ना। तो वो सब इंफॉर्मेशन, जैसे आप देखो ओला ऐप है तो ओला के अंदर जो ड्राइवर है उसको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलता है। देन द कार इज इक्विप्ड विद जीपीएस रिसीवर, जिससे ये सारे इंफॉर्मेशन उसको मिलेंगे और ड्राइवर को पता है कि वो कौन से लैंग्वेज में इसको एक्सेस करेगा, इंग्लिश, हिंदी, वो सब। सो यहाँ पे आपको वो एक डायग्राम दिया हुआ है। हम लोग काम करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है। विल डिस्कस सर्विस सिनेरियो से नेक्स्ट टाइम। सो आज जो भी मैंने बताया आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, सो इन सम टाइम आई, हाँ हाँ अटेंडेंस हो गया, या रिकॉर्डिंग बंद कर, नहीं, sir. Record करके हाँ हाँ